नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम बात करते हैं देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट की, वहां की भौगोलिक स्थिति से लेकर सियासी समीकरणों का लेखा जोखा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस पार्टी का कब कब रहा कब्जा, किसको मिली शय और किसको मिली मात, कैसा रहा है उस लोकसभा सीट का वोटिंग पैटर्न, ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दंगल 2024 हॉट सीट। यहाँ तो इसी कड़ी पे बात करें हरियाणा की, तो 10 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं और 2019 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। फिलहाल सबकी नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। आज हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के हर समीकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और कुल मतदाताओं की संख्या के बारे में ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि यहाँ का जो सियासी समीकरण रहा है वो किस तरह का रहा है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी रही है? 16,57,535 कुल मतदाता 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,82,801 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,74,519 है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। ऐसे में हॉट सीट के बारे में बातचीत करना बेहद जरूरी है। आज हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 16,57,335 मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाता 8,82,801 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,74,519 रही। और चलिए आपको बताते हैं 2019 में हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया और कुल कितने प्रतिशत लोगों की भागीदारी वोटिंग में रही। यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। कुल 16.57 लाख मतदाताओं ने वोट डाले थे। लोकसभा चुनाव 2019 का जिक्र हम कर रहे हैं। 2019 में 74% वोटिंग हुई थी, यानी कि वोटिंग प्रतिशत यहाँ का हाई रहा है। 16.5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और इस बार नए मतदाता भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। 2019 में अगर पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग का परसेंटेज भी काफ़ी हाई रहा है। 16.5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने जहां मताधिकार में हिस्सा लिया था, वहीं 74% वोटिंग हुई थी। और इसके साथ ही बात करते हैं 2019 में हुए करनाल लोकसभा सीट के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के नतीजों के बारे में, जहां पर बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के निर्मल सिंह दूसरे पायदान पर रहे थे। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। नायब सिंह सैनी, जो कि अब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उनके पक्ष में 56% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे। 6,88,629 वोट मिले थे नायब सिंह सैनी को और वो बीजेपी के खाते में ये सीट दर्ज कराने में कामयाब रहे थे। वोट परसेंटेज की बात करें तो 56% से ज़्यादा लोगों ने उन पर भरोसा किया था। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से निर्मल सिंह चुनावी मैदान में थे, जिन्हें महज 24.78% वोट मिले थे। 3,04,038 वोट उन्हें मिले थे। नीच के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में कौन कौन सी विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में सभी लोकसभा क्षेत्रों में 9 विधानसभा सीटें आती है। कलायत की अगर बात करें तो कमलेश ढांडा यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी इस सीट को जीतने में कामयाब रही थी। पुंडरी की बात करें तो रणजीत सिंह गोलन जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। आईएनएलडी की तरफ से ईश्वर सिंह जेजेपी के गोहलत से विधायक बनने में कामयाब रहे थे।
वहीं रादौर की बात करें तो बिशन लाल सैनी कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। ये आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की जानकारी दे रहे हैं। थानेसर सुभाष सुधा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर थे और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वहीं लाडवा की बात करें तो मेवा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। शाहबाद रामकरण काला जेजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पिहोवा सरदार संदीप सिंह इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब हुए थे। वहीं कैथल की बात करें तो लीलाराम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, जिसमें 1972 से लेकर 2019 तक की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। कांग्रेस के तारा सिंह साल 1991 में यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। हरियाणा विकास पार्टी के ओम प्रकाश जिंदल 1996 में इस सीट को जीतने में कामयाब रहे थे। हरियाणा विकास पार्टी के साथ ही INLD के कैलाशो सैनी 1998, 1999 में इस सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन जिंदल साल 2004 और फिर 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वहीं राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 2014 में चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर कब्जा किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी, जो कि अब प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वहीं जनता पार्टी रघुवीर सिंह विर्क 1977 में, मनोहर लाल सैनी 1980, सरदार हरपाल सिंह 1984 में इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। ये हम आपको इतिहास बता रहे हैं। जनता दल के गुरदयाल सिंह सैनी 1989 में इस लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। तारा सिंह 1991 भी जीते थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग की तारीख भी अब सामने आ चुकी है। हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होना है। यहाँ पर छठे चरण में यानी कि एक साथ 25 मई को मतदान होगा। इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि हरियाणा में वोटिंग का पैटर्न किस प्रकार से रहा है। हरियाणा में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 9 मई। हरियाणा में 10 सीटों का शेड्यूल किस तरह का है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, यानी कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं। हरियाणा में एक ही चरण में 10 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसका शेड्यूल पूरी तरह से सामने आ चुका है। छठवें चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होगा। राज्य की सभी 10 सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, जबकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई निर्धारित की गई है। ये शेड्यूल पूरा सामने आ चुका है। या आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी शंखनाद तो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका है। सियासी संग्राम भी अब लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा की हॉट सीट कुरुक्षेत्र की। वहां का सियासी समीकरण भी हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश की है और मौजूदा पिछले कुछ वक्त में वोटिंग का पैटर्न यहाँ पर क्या रहा है, ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ विजय सबरवाल साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और नकुल जसूजा हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय सबरवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हम कुरुक्षेत्र हॉट सीट की बात कर रहे हैं। इस बार का सियासी समीकरण आप किस हिसाब से देख रहे हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार का तो ऐलान हो गया, इस बार कैसा घमासान देख रहे हैं? घमासान तो जैसे आपने कहा होगा, और ये सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, बाकी की सीटों में भी इस बार काफी टफ कंपटीशन है। और कुरुक्षेत्र की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अब जब अभय चौटाला जी का कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया गया है, तो एक्टिविटीज ज्यादा फास्ट चलने लग गई हैं। आपका अलायंस जैसे इंडिया अलायंस में हैं वो, तो 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं हरियाणा में, 1 सीट कुरुक्षेत्र की जो है वो आपको मिली है।
और आपने तकरीबन 15 दिन पहले अपना कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को अनाउंस कर रखा है। गुप्ता जी आपकी तरफ से राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने पिछले 15 दिनों से अपना कैंपेन शुरू कर रखा है। कल अभय चौटाला INLD की तरफ से नॉमिनी यहाँ घोषित कर दिए गए हैं, और अभी तक जो बीजेपी है इसकी कोई कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं हुआ। यहाँ के मतदाताओं के मिजाज की अगर सर बात करें तो यहाँ की जनता का मूड क्या कुछ कहता है? क्या वो मुद्दे होते हैं जो लोगों के जहन में होते हैं जिसको आधार बनाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं? देखिए, मुद्दे तो जो हैं वो जग जाहिर है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और लोगों में जो मतलब जॉब नहीं मिल रहे, पढ़े लिखे बच्चे भी जो हैं, अब थोड़े से हरियाणा में अब पिछले कुछ दिनों में कुछ जॉब निकले और उसमें से मिले भी, लेकिन ओवरऑल जो है वो समस्या यही है। और ये बेसिकली किसान डोमिनेटेड एरिया है और किसानों का जो रुझान है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ इस बार नहीं है, क्योंकि उसमें एक दो चीजें पार्ट प्ले कर गई। एक तो वो 13 महीने का जो एजिटेशन हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे, उसका इम्पैक्ट अभी गांव में है। चाहे दूसरा जो अटेम्प्ट किसान ऑर्गेनाइजेशन पंजाब ने किया वो ऑलमोस्ट फेल हो गया, मैं समझता हूँ जी, लेकिन फिर भी किसानों में एक रोष बीजेपी के तरफ है। बिल्कुल। दावे देखिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग होते हैं, लेकिन दावों के पीछे मजबूत आधार भी समझना जरूरी है। जैसे बीजेपी कह रहे हैं कि अब की बार भी 10 सीटों पर हम जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे, उधर आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है ये बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा सकता है। तो ये किस तरह की चुनौती पूरे हरियाणा की अगर बात करें उस लिहाज से भी, और खासतौर पर कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो बीजेपी को कैंडिडेट इस सीट से तय करना यही कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा? वो तो है ही। और यहाँ जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि नवीन जिंदल जो कांग्रेस में थे उनको अपने में मर्ज किया जाए, उनको दिया जाए, उनकी फैमिली को या नवीन जिंदल जी को या उनकी धर्मपत्नी को या किसी और मेंबर को यहाँ टिकट देना चाहते हैं। लेकिन अभी तक वो कोई चीज फाइनल नहीं हुई, क्योंकि नवीन जिंदल एक ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो बड़ी इजीली इस सीट को बीजेपी के लिए निकाल सकते हैं। नवीन जिंदल, उनसे पहले उनके फादर ओम प्रकाश जिंदल ने गांव-गांव में इतना काम किया हुआ है कि जिसका उनको अब भी लोगों में बहुत मैं कहूँ क्रेडिट मिलता है। बिल्कुल विजय जी, नकुल जसूजा हमारे संवाददाता भी ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर ये आम जनता के मूड को भी भांपने की कोशिश करते हैं और साथ ही मौजूदा वक्त में क्या कुछ सियासी समीकरण है इस पर भी अपनी नज़र रखते हैं। नकुल, आप जब कुरुक्षेत्र के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे तो जनता का मूड क्या कुछ कहता है? जी बिल्कुल, देखिए विजय जी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं जनता का मूड भी वहां देखने को मिल रहा है। अहम मुद्दे हैं, वही बातें हैं कि सांसद का क्या काम होता है, सांसद का क्या कार्यकाल होता है, सबसे अहम बात ये होती है। लेकिन जब हम लोगों के बीच में गए तो लोग कहीं ना कहीं इस बात को ये कहते रहे कि जो मौजूदा सांसद थे, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, वो अपने हलके में कम दिखे। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसा कई जगहों पर देखा, कई लोकसभा क्षेत्रों में हम गए तो वहां के लोग, यही एक सबसे बड़े जो वहां के लोगों की शिकायत होती है वो यही होती है कि सांसद कम नजर आते हैं। तो ये सबसे बड़ा। और दूसरा, जिस तरह से विजय जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी ये तो मुद्दा है ही, उसके अलावा विकास नहीं हुआ। हालांकि एक रेल कॉरिडोर जरूर नायब सिंह सैनी की तरफ से बनाया गया कुरुक्षेत्र में, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसे मुद्दे हैं। विजय जी ने बताया जो किसान, क्योंकि किसान बहुल इलाका है कुरुक्षेत्र में, खेती, कुरुक्षेत्र के जितने भी आसपास के जो 9 कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो 9 विधानसभा हल्के हैं वो खेती बेस्ड है और उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको अब कैसे आने वाले दिनों में बीजेपी
खत्म करती है, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे खत्म करती है। और वहीं सबसे बड़ी बात जो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि सुशील गुप्ता पिछले कई दिनों से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम हो या बड़े बड़े कार्यक्रम हो वो कर रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट है, रणदीप सुरजेवाला खुद समर्थन कर रहे हैं, खुद उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की टीम प्रचार कर रही है। तो कल एक नया यहां पर कैंडिडेट, एक बड़ा कैंडिडेट इनेलो ने उतारा। हालांकि पिछली बार उनके बेटे अर्जुन चौटाला चुनावी मैदान में थे, उनको इतना वोट नहीं मिला, लेकिन अभय चौटाला एक बड़ा नाम है। और अगर जाटों के वोटों की बात की जाए तो वहां पर बहुत से ऐसे वोट, जाटों के वोटों की संख्या जो है वो बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल है। नकुल, बने रहिए। हम लगातार जातीय समीकरण भी समझने की कोशिश करेंगे कि जाट वोटर्स इस सीट पर कितना प्रभाव डालते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दंगल 2024। हम बात कर रहे हैं हॉट सीट कुरुक्षेत्र की। दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ विजय सभरवाल साहब और हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विजय सभरवाल साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो हम जातीय समीकरणों को समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, खासतौर पर जाट वोटर्स, उनमें कितना मादा है परिस्थितियों को बदलने का है। उसमें बहुत जो है मादा है जाटों का। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी कांग्रेस बहुत अपना एक स्ट्रांग पार्टी हुआ करती थी, अभी आपने खुद भी बताया कि 1980 में मनोहर लाल सैनी जो थे वो बाहर से भेजे देवीलाल जी ने, और वो यहाँ से एमपी चुने गए लोकदल की तरफ से। उसके बाद ये आईएनएलडी बनी, और आईएनएलडी के भी कैंडिडेट यहाँ से कैलाशो सैनी 2 बार इलेक्शन जीती। ये बात अलग है कि अभय जी ने 2004 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, तो वो नवीन जिंदल से 1,60,000 वोटों से हारे थे। उसके बाद 2019 में इन्होंने फिर ट्राई किया, अपने बेटे अर्जुन को, छोटे को यहाँ से कंटेस्ट कराया, तो वो सिर्फ 60,000 वोट ले पाया और 5वें स्थान पे आया। लेकिन जो मैं इस समय सिनेरियो देख रहा हूँ वो ये है कि जाटों में इस समय हुड्डा साहब का ज्यादा इम्पैक्ट है एज कंपेयर टू चौटाला जी, या जेजेपी के जो दूसरा उनके परिवार का ही मैं कह दूं एक अंग है। तो ये जब अभय जी कंटेस्ट करेंगे तो ये वोट जो हैं वो वोट होंगे जो अदरवाइज आप कैंडिडेट को जाने थे। तो ये वोट कटुआ टाइप जो मैं समझ रहा हूं ये काम होगा। इसमें बीजेपी कैंडिडेट के लिए एक प्लस पॉइंट है कि उनके लिए ये चीज आसान हो जाएगी कि जो वोट बीजेपी के खिलाफ आपको जाने थे वो अभय जी ले लेंगे। और दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी गठबंधन खत्म हो चुका है, इसका कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं? जेजेपी का अलग होना लोकसभा चुनाव में, वो जेजेपी का कैंडिडेट कौन सा आता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जाटों में ही आ जाता है तो फिर तो वो बल्कि अब एक चौटाले वाला बैलेंस जो है वो आपस में निपटा लेंगे। पार्टी के मुखिया के चेहरे के तौर पर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर है कि ये तो सोची समझी रणनीति हुई कि जाट चेहरे को अगर आगे कर दिया जाता है तो वोट अगर बढ़ जाते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और ये मुझे लगता है इसलिए किया है आईएनएलडी ने कि आईएनएलडी चाहती थी कि आप जो है उनको साथ रखे। अगर वो इंडिया अलायंस में भी जा रही है आप तो आईएनएलडी को साथ लेके जाए। वो पिछले दिनों में आपने देखा ही था कि इन्होंने कितने एफर्ट्स किए। अभय ने तो यहाँ तक ही कह दिया था कि भाई हम इंडिया के साथ जाएंगे। ये तो पता नहीं क्या हुआ कि उनको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया जी। तो ये भी हो सकता है कि भाई जब आपने हमें इतना साथ नहीं दिया कि हमें साथ लेके जाते तो हम भी उनको अपना दिखाते हैं। और इसके अलावा अभय जी यहाँ कोई इलेक्शन जीत जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी का जो है जादू अभी भी काफी हद तक चल रहा है, डिस्पाइट ऑल द थिंग्स के एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो कुछ भी है तो मोदी जी हैं। बीजेपी का है या नहीं है, मोदी है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इफेक्टिव अभी भी बना हुआ है? अभी भी है।
अभी भी है। ठीक है नकुल, मैं आपके पास आऊंगा। जब आप कुरुक्षेत्र के तमाम इलाकों में पहुंचे, वहां पर आपने लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की है, पूर्व की तुलना में अब कितनी मेच्योरिटी और ज्यादा देखने को मिल रही है? खासतौर पर जो युवा वोटर्स की बात करें, जो इस बार पहली बार मतदान का इस्तेमाल करेंगे, उनमें चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है? साथ ही वहां पर महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, उनमें चुनाव को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? या फिर परंपरा की तरह है कि भाई चुनाव है, वोट डालने जाना है तो अपनी हिस्सेदारी हम भी निभा देंगे, सिर्फ इतना? देखिए बिल्कुल अक्षय, सुबह भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो उत्साह हरियाणा में अक्सर उत्साह देखने को मिलता है और यहाँ पर भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और चुनाव को लेकर हमेशा हरियाणा में इंतजार रहता है। यहाँ भी जब हमने वोटर से बात की, युवा वोटर से बात की, तो वो भी इस चुनाव में पार्टिसिपेशन के लिए काफी उत्साहित नजर आए। और युवाओं की बात की जाए तो युवा प्रचार करते भी नजर आए। आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, तो उनकी पार्टी से भी जो है यूथ, जो युवा है, वो प्रचार करते नजर आए। और बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें, एक बड़ा विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, वहां के कुछ वोटर से भी हमने बात की, युवा वोटर से, तो वो भी चुनाव को लेकर इंटरेस्टिंग नजर आए। लेकिन मुद्दों की बात युवा जरूर करता है। जब युवाओं से बात की जाती है तो सबसे अहम बात यही होती है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिला। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा सरकार की तरफ से भर्तियां की गई, लेकिन युवा कह रहे हैं कि रोजगार जितने ज्यादा होने चाहिए उतना बेहतर होगा, ताकि जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का उनको लाभ मिले। मुद्दों का जिक्र यहां पर करते नजर आए, लेकिन युवा ये बात जरूर कह रहा है कि उन्हें उत्साह है, और खासकर जो पहली बार वोट करने जाता है उसे उत्साह जरूर होता है, और ऐसा उत्साह इस बार भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नकुल, मैं यही सवाल आपसे करना भी चाह रहा था कि भाई देखिए, जिसको बीजेपी को वोट देना है, जैसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट देना है, वोट देना अपना अधिकार है, कौन किसको देना चाहता है अलग है, लेकिन मतदाताओं में जागरूकता कितनी है कि आखिर वो मतदान बूथ पर अगर पहुंचते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? वो क्या चाहते हैं? जब वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, फला दिक्कतें हैं? क्या इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ी है पहले की अपेक्षा? जी बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, बिल्कुल जागरूकता बढ़ी है। वोटर समझदार हो गया है, उसको पता लग गया है किसका चयन करना है, नहीं करना। लेकिन इस बार भी अगर हम बात करें तो बीजेपी मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ने की बात करेगी, और ऐसा हो भी रहा है। जिस तरह विजय जी बता रहे थे, जो हमारे मेहमान हैं, उनकी तरफ से जो बताया जा रहा था कि इस बार बीजेपी भी एक माहौल इस तरह का चुनाव में बनाएगी। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी जो गेन करती है, वो मोदी का नाम है, प्रधान नरेंद्र मोदी का नाम है, और मोदी वेव है, और मोदी की गारंटी जिस तरह से बीजेपी नाम ले रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिलता है, और ऐसा इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन अक्षय, यहां हम ये मान के भी चले कि चुनाव कोई इतना आसान नहीं है कुरुक्षेत्र का बीजेपी के लिए, क्योंकि बड़ा नाम नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है। अभी तक बीजेपी के पास कोई इन दोनों प्रत्याशियों की, यानी कि आम आदमी पार्टी और इंडी अलायंस के जो प्रत्याशी सुशील गुप्ता है, अभय चौटाला है, इनके बराबर के नाम का कैंडिडेट बीजेपी को चयन करने में दिक्कत हो रही है। और सूचना हमें भी मिल रही है कि जिंदल परिवार का यहां पर काफी रसूख था, और कोशिश बीजेपी की यही है कि जिंदल परिवार के सदस्यों को बीजेपी ज्वाइन करवाई जाए। चले बिल्कुल, हर दल ये चाहता है कि उसका कैंडिडेट ऐसा हो जो जीत दर्ज करने का मादा रखता हो। बड़े संक्षेप में मैं विजय जी आपसे फाइनल रिएक्शन जरूर इस पर चाह रहा हूं। क्या ये कहने की स्थिति में है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर किसी एक दल का दबदबा रहा है, या जनता के मन की बात है? नहीं, कोई दबदबा नहीं रहा जी। जनता हमेशा मैं तो ये कहूं कि बदलती रहती है। और आपने खुद बताया था कि यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो 70 से अबव ही रहती है, 70 से ऊपर ही रहती है हमेशा। तो इससे लगता है कि लोगों में बड़ी अवेकनिंग है अपने वोट के बारे में। चले बिल्कुल, तो समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। नकुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर जो जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो कुल मिलाकर 2024 के दंगल का शंखनाद तो हो चुका है, और जिस तरीके से अब
उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया सुशील गुप्ता के तौर पर। उधर बीजेपी की तरफ से मंथन चल रहा है, लेकिन हमने आपको बताया कुरुक्षेत्र का जो सियासी समीकरण है वो क्या कुछ कहता है। आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि कुरुक्षेत्र की जनता वो अपने वोट के इस्तेमाल को लेकर जागरूक तो है और पहले की अपेक्षा में लोगों में उत्साह भी बेहद देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई दल ये नहीं कह सकता कि इस सीट पर इस दल का दबदबा रहा है, यानी कि जनता का मन है जो कभी भी बदलता है। इसी के साथ दंगल 2024 हॉट सीट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।